तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ में हम इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है और उसमें अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें पहला हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पाषाण काल है। लेकिन पाषाण काल को जैसे पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस क्रम में आज ही हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, जो है नवपाषाण काल। इससे पहले हमारे जो 2 लेक्चर हो चुके हैं वो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में हो चुके हैं। तो उसके बारे में ये नवपाषाण काल का चैप्टर शुरू करने से पहले मेन एक तो पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल में पुरापाषाण काल की, ठीक है। तो पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है वो हमने देखा है कि वो 6 लाख बीसी से और 10,000 बीसी तक थी। 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक थी और उसको पढ़ने की सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया था, जिनमें अपना सबसे पहला था निम्न पुरापाषाण काल, जो 6 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल, जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। और तीसरा था इसमें उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जिसकी हम समय अवधि थी। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि थी वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक थी। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि पुरापाषाण काल के जो पत्थर थे, तो पुरापाषाण काल के जो हथियार थे उन्हें उन उपकरणों के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न में जो हथियार मिले वो क्वार्टरजाइट पत्थर या जो भी प्रकृति ने जैसे दिए वैसे ही उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने यूज़ किए, तो वही हथियार थे। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमने देखा है। तो इनके जो उस समय के हथियार ब्लेड, बोर, स्क्रैपर थे, जो शल के पपड़ी से बने थे। और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल के टाइम के जो उपकरण या जो भी हथियार उनके थे, तो वो ब्लेड या ब्यूरिन्स थे। प्लस इन्होंने जानवरों की हड्डियों से भी उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जीवन यापन में हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल था वो पूरा का पूरा हिमयुग था। 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्रॉपर हिमयुग था, ठीक है। अब उस हिमयुग के समय में बड़े बड़े जानवर होंगे, विद्वानों का अनुमान है कि बड़े जानवर होंगे, उन्हीं का शिकार करके ये लोग जीवन यापन करते होंगे, खाना बदोश जीवन था। तो और पुरापाषाण काल में आग के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे भारत में सबसे प्राचीन जो आग के साक्ष्य मिलते हैं वो कुरनूल, आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। और विश्व के संदर्भ में जो आग के सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं वो चाऊजी कोजियान गुफा, चीन जो है वहाँ से मिलते हैं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि आग का जो प्रयोग है उस समय के मानव ने खाना पकाने के लिए किया था या नहीं किया था, ठीक। तो इस बारे में हमने जान लिया था और हमने ये देखा था कि पुरापाषाण काल का जो समय है उस समय पे मानव के कहीं से भी कोई अस्थिपंजर नहीं मिले हैं, कोई भी अवशेष नहीं मिले। लेकिन उसके अपवाद में था एक हथनोरा, जो होशंगाबाद में पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी में। वहाँ से एक मानव कपाल मिला था, जिसकी खोज एएसआई के प्रमुख उस समय के अरुण सोनाकिया थे, 1982 में उन्होंने की थी। जिसे कुछ विद्वान तो उसे होमो इरेक्टस मानते हैं और कुछ विद्वान होमो सेपियंस भी कहते हैं, और इसे हम नर्मदा मैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपना मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में हमने देखा, हाँ, पुरापाषाण काल में हमारा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पुरापाषाण काल में एक कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। सबसे पहली कुल्हाड़ी 1863 में रॉबर्ट ब्रिज फूट ने मद्रास के पल्लावरम से खोजी थी, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हमने देखा मध्य पाषाण काल, जिसकी समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा जिसकी समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व थी। और इसके जो साक्ष्य है वही अपना बेलन नदी घाटी और चौपानी मांडो से मिट्टी के प्राचीनतम बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। जबकि जो मध्य पाषाण काल है उस समय तक मानव ने बर्तन बनाने की कला विकसित नहीं की थी, लेकिन फिर भी चौपानी मांडो एक ऐसी जगह जहाँ से बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अब हमारा जो तीसरे नंबर का मेन चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना नवपाषाण काल, ठीक है। बाकी मध्य पाषाण काल से हमें क्या मिला था, होशंगाबाद में जो आदमगढ़ है, तो आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। बागोर, भीलवाड़ा से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्लस मकान बनाने के साक्ष्य प्राचीनतम। जबकि मध्य पाषाण काल के लोगों को मकान बनाना नहीं आता था, ठीक। अब इसमें हमने ये सब कुछ इनका देख लिया था। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है जी अपना नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जैसे हमने देखा है, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल दोनों ही कालों को हमने दोनों लेक्चर में पढ़ा है 3 टॉपिक पर। और वो 3 टॉपिक कौन से अपने, साक्ष्य और दूसरा उपकरण और तीसरा उस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा था, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है हमारा हम देख लेते हैं नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वो अलग अलग है। तो इसके बारे में ना मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 6,000 ईसा पूर्व है या 2,000 ईसा पूर्व कहाँ पे क्या है। तो ठीक, साक्ष्य की शुरुआत हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट है, तो इसमें अपना पहला शहर है अपना मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है, बेलन नदी घाटी के किनारे आसपास माना जाता है। और यहाँ पे जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी वो 7,000 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, पाकिस्तान में है। और यहाँ से हमें मिला क्या, यहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक। और कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य में हमें क्या क्या मिला है, गेहूँ मिले हैं, जौ मिली है, कपास मिली है, ठीक। और इसके साथ साथ हमें वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और जानवरों में भेड़ और बकरी की हड्डियां मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि भेड़ बकरियां भी वहाँ पे पालतू जानवर होंगी। और यहाँ पे आयताकार मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखने की बात यह है कि जो अभी तक मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल वहाँ पे मकान बनाने की कला विकसित नहीं हुई थी, जबकि बागोर से मकान बनाने के साक्ष्य मिले हैं,
ठीक है। और ये मकान जो आयताकार थे ये कच्ची ईंटों से बने थे। और मानव को बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य किस शहर से मिले हैं या किस स्थान से मिले हैं, कौन से काल के हैं। तो नवपाषाण काल के मेहरगढ़ जगह से मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है, यहाँ पे देखते हैं। और इसका एक अपवाद हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा है कि चौपानी मांडो से सबसे प्राचीन बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं, लेकिन इसका एक अपवाद यह है कि नवीन या नए जो शोध हुए हैं उसके हिसाब से यूपी के संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव। तो लहुरा देव से जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व, मतलब मेहरगढ़ से भी पुराने जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये यूपी, और इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं कि यूपी बीसीएस 2019, 2006, 2008, 2010 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें यह है कि अगर क्वेश्चन आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और केवल मेहरगढ़ ऑप्शन में दे रखा है तो अपना आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दे रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारा आंसर लहुरा देव होगा। ठीक, इस पॉइंट में अब हम सेकंड देखते हैं कि कश्मीर। तो कश्मीर में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है वो 2500 बीसी मतलब 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। ठीक, तो और कश्मीर में भी जो मुख्य दो शहर हैं तो उनके बारे में देखेंगे। पहला अपना बुरजहोम, तो ये श्रीनगर में है, झील के किनारे अवस्थित है। और ये गड्ढा घर या गर्तावास, गड्ढा घर के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और इनकी खोज किसने की थी? 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ठीक है, यहाँ से गर्त आवास और पत्थर के साथ साथ हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से कब्रों में मानव के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऊपर देखी थी, कंफ्यूज होना नहीं है कि मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अपना है मेहरगढ़, और मानव को कुत्ते के साथ या उसके पालतू कुत्ते के साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिलते हैं अपना बुरजहोम से। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा गुफ कराल, ये भी कश्मीर में है। यहाँ से भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से अस्थियाँ मिली हैं, पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं, धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सिलबट्टा मिला है और हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त यहाँ से हुई है। ठीक है, यहाँ से कृषि के रूप में गेहूँ, मटर, जो मसूर के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक, और इसमें दूसरा एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शहर से गर्तावास गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं या कौन से शहर गर्तावास थे। तो बुरजहोम और गुफ कराल दोनों ही आंसर हमारे ठीक होंगे। ठीक, इसके बाद हाँ, तो अब हम देख लेते हैं विंध्य क्षेत्र, बेलन नदी घाटी। ठीक है, तो बेलन नदी घाटी का जो एरिया है यहाँ पे जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी वो 5000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसमें अब हम पहला शहर देखते हैं कोल्डियावा। ठीक, तो कोल्डियावा जो है इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी घाटी के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, इसकी उत्खनन से हमें 6500 ईसा पूर्व यानी 6500 बीसी के आसपास के धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। और ये धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं। एकमात्र स्थान है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब अगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल्डियावा। ठीक, और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों हैं तब लहुरा देव, और लहुरा देव अगर नहीं है तो मेहरगढ़ उसका आंसर सही होगा। क्योंकि देखो मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 बीसी के हैं और लहुरा देव से जो साक्ष्य मिले वो 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी तक के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा पुराने हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना सेकंड शहर महदहा। ठीक है, तो महदहा भी गंगा नदी घाटी में है, दक्षिण विंध्य क्षेत्र में है। और यहाँ के उत्खनन से हमें झोंपड़ियाँ मिली हैं, और झोंपड़ियाँ मिली हैं हमें कैसी? गोलाकार झोंपड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं और इसके साथ साथ जौ की खेती और पशुबाड़ा के साक्ष्य भी मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना चौपानी मांडो। चौपानी मांडो के बारे में हमने मध्य पाषाण काल में भी पढ़ा है। मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि चौपानी मांडो से विश्व के या भारत के प्राचीनतम बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, प्लस बन्य धान के साक्ष्य भी चौपानी मांडो से मिले हैं। तो चौपानी मांडो के बारे में इतना ही है कि ये इलाहाबाद के निकट है, बेलन नदी घाटी में ही है। और यहाँ से जो झोंपड़ियाँ मिली हैं वो झोंपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। ठीक है, और यहाँ से ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण और हाथों से निर्मित, ये ध्यान रखने की बात है, हाथों से निर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर रस्सी की छाप है, जिसे हम बोलते हैं कोड इम्प्रेस्ड पोट्री। ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में हम पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिले हैं, प्लस वन्य धान के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो से मिले हैं। नेक्स्ट है अपना बिहार। तो बिहार में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है जनरली ये भी 2000 बीसी के आसपास हुई है, 2000 बीसी के आसपास यहाँ पे हुई है। ठीक,
2000 BC के आसपास यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो इसका पहला शहर हम देख लेते हैं चिरांद। तो चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट है, और चिरांद इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो भी नवपाषाणकालीन स्थल है उसमें सबसे बड़ी संख्या में जो हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, हिरन की, या हड्डियों के उपकरण मिले हैं वो अपना चिरांद से ही मिले हैं। तो चिरांद की विशेषता यह है कि ये मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक, और यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डियों के उपकरण या हिरण की हड्डियाँ मिली हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। मतलब ये जो है नवपाषाणकालीन है, ताम्रपाषाणकालीन है। ताम्रपाषाण काल के बारे में बता दूं कि नवपाषाण काल का जब अंत होगा तो उसके बाद जो काल शुरू होगा वो ताम्रपाषाण काल शुरू होगा, और ताम्रपाषाण काल के अंत के बाद जब शुरू होता है तो अपनी वैदिक सभ्यता शुरू होती है, ठीक, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियों और सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब सबसे बड़ी संख्या में हड्डियाँ मिली हैं पूरे नवपाषाण काल में, तो यहाँ से हड्डियों से निर्मित उपकरण भी मिलेंगे ही, और यहाँ के लोग जो है बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। बांस और बल्ली की झोंपड़ियाँ बनाते थे। यहाँ के लोग धान, मसूर, गेहूँ, मूंग जो आदि की खेती करना भी जानते थे, कृषि करना जानते थे। बिहार में एक दूसरा स्थान है सैनवार। तो सैनवार से चना और मूंग की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब ये हो गए हमारे इधर की साइड। अब बात करते हैं हम पूर्वांचल की, या पूर्वी जो हिस्सा है हमारे भारत का। तो कुछ साक्ष्य मेघालय से, कुछ असम से मिले हैं, और वहाँ पे भी जो नवपाषाण काल की शुरुआत है वो 2000 BC के आसपास की है। तो इसमें पहला शहर हम देखेंगे देवजाली है, जिसे हम दाऊजाली भी जानते हैं के नाम से भी जानते हैं। असम में है। एक हार्डिंग है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाणकालीन। दूसरा असम में एक शहर है जिसे हम सारू तारू के नाम से जानते हैं, और गुवाहाटी के आसपास है ये शहर, और यहाँ से हमें क्या मिली हैं, नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और चित्रित धूसर मृदमान, मतलब चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है वो 2500 BC के आसपास हुई है। तो 2500 BC में देखेंगे कि सबसे पहले तमिलनाडु में पायमपल्ली है, और ये ऐसा स्थान है, ये PCS में क्वेश्चन आया है कि कपड़ों के निर्माण के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें पायमपल्ली से मिले हैं, ठीक है। दूसरा है पीकलियल। तो ये नवपाषाण कालिक स्थान है। यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे, और ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे, ठीक है। और यहाँ से राख के ढेर मिले हैं, निवास स्थल मिले हैं, ठीक। उसके बाद है संगनकल्लू, ये कर्नाटक में है। तो मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो टीले पशुवाड़ों के स्थल हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो टीले हैं, ये माउंड, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये संगनकल्लू और पीकलियल दोनों शहरों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये राख के टीले थे। उसके बाद है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, और उसके अतिरिक्त जो साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में अन्य शहर थे, तो कर्नाटक के अन्य स्थल में हल्लूर हो गया, कोडाईकनाल हो गया, टी नसीरपुर और तक्कलकोट था। मास्की भी कर्नाटक में था, और उत्तनूर तेलंगाना, फलवाय आंध्र प्रदेश, सिंगनपल्ली आंध्र प्रदेश, और नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश। ये नाम ऐसे ही याद कर लेने हैं कि साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे, ठीक है। मेन जो हो गया उसकी हमने डिस्क्रिप्शन देख ली है। और एक नोट की बात यह है कि पाकिस्तान में एक जगह है जलीलपुर। तो इस जलीलपुर से जो है ना मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं। मछली पकड़ने के साक्ष्य क्या, जो जल में जाल फेंका जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो उस जाल को डुबाने के लिए जो पक्की मिट्टी की जो गुहिकाएँ जाल में लगाई जाती हैं, तो वो गुहिकाएँ मिली हैं, ठीक। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब साक्ष्यों के बारे में। अब साक्ष्य के नंबर 2 हमने देखा है कि हम इस चैप्टर को भी 3 आधार पे पढ़ेंगे। तो सेकंड है हमारा उपकरण। तो जैसा कि हमने देखा है कि पुरापाषाण काल में भी हमने पढ़ा उपकरण। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। निम्न पुरापाषाण काल, तो उस समय जो उपकरण थे वो केवल क्वार्टरजाइट के थे, जो प्रकृति ने दिए वैसे ही मानव ने यूज़ किया। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, उस समय के लोगों ने क्या किया कि फलक से अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए, इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा था अपना उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल में मानव के जो हथियार थे वो सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए, और हड्डी से निर्मित उपकरण भी कुछ पाए गए थे, ठीक है। और उसके बाद आता हमारा मध्य पाषाण काल, जिसकी समय अवधि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व थी। तो मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे वो कैसे थे, माइक्रोलिथ थे, छोटे हथियार थे बिल्कुल, ठीक। और इस काल में देखो पुराने जो तीनों अपना पुरापाषाण काल है प्लस मध्य पाषाण काल है, वो जो उपकरण उस समय तक विकसित कर लिए थे वो तो थे, लेकिन उसके साथ साथ इस काल में ये सिल्ट और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ये उपकरण की खोज हो गई थी। एक्स तो पहले भी थी, लेकिन इस समय के जो हथियारों की विशेषता थी वो ये थी कि ये हथियार ऐसे पत्थरों से निर्मित थे जिन्हें घिसकर उनमें दोबारा से धार बनाई जा सकती थी, जिसे हम पॉलिश उपकरण भी कहते हैं। तो सामान्यतः हमारा यही हो जाएगा कि पॉलिश उपकरण किस काल की विशेषता है, तो पॉलिश उपकरण नवपाषाण काल की विशेषता है, ठीक है।
और जो जैसे प्रकृति ने दिए या क्वार्टाजाइट जो पत्थर के हथियार थे वो किस काल की विशेषता है, तो नॉर्मली तो पुरापाषाण काल हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा डीप अगर पूछ लिया जाए तो फिर निम्न पुरापाषाण काल हो जाएगा। तो ये हमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं इन लोगों का जीवन यापन। तो जैसे हमने पुरापाषाण काल में देखा कि लोगों उस समय जो है पूरा हिमयुग था, लोगों का जीवन खाना बदोश था। उस समय के जो जानवर हैं, बड़े जानवर होते होंगे, और बड़े जानवरों का केवल लोग शिकार करते थे और उनका जो भी मांस होगा, तो हिमयुग था तो खाना उनका भोजन खराब तो होता नहीं होगा, तो वही संग्राहक थे। मतलब ये लोग केवल उपभोक्ता थे, मध्य पाषाण काल और अपना पुरा पाषाण काल के लोग। लेकिन जब हम नव पाषाण काल के लोगों को देखते हैं तो यहाँ पे ना लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, क्योंकि मध्य पाषाण काल आते आते बर्फ़ जो है ना ख़त्म हो गई थी और जो हिमयुग था वो समाप्त हो चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है, हिमयुग समाप्त होगा तो खेती की शुरुआत होगी। तो इस काल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन यही हुए हैं कि यहाँ पे पहिए की आविष्कार हुआ, खेती की शुरुआत हुई। तो इसी जो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में हुए, इन्हीं परिवर्तनों की वजह से इस संस्कृति को नवपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें देखो, मानव अभी भी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। मानव शिकार तो करता ही था, लेकिन इसके साथ साथ कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मतलब खाद्य संग्राहक तो था, लेकिन अब जो है मानव जो है उत्पादक भी बन गया। ठीक है, उपभोक्ता के साथ साथ। और ये देखो, पशुपालन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। दूसरे शब्दों में मानव उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया। जैसे हमने पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखा कि मानव केवल उपभोक्ता था, जो प्रकृति से मिल रहा था बस उसका उपभोग कर रहा था, वो कुछ उत्पादन नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन के कारण जीवन में स्थायित्व की शुरुआत हुई। मतलब अब जानवर पालोगे आप तो जानवरों के लिए चारा भी चाहिए, खेती करोगे तो खेती को देखभाल भी करनी है। 4 महीने 6 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं एक खेती को आने में। तो इतने समय के लिए तो आप किसी एक स्थान पर रुकोगे, तो इससे जो है ना जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो गया। अब समकालीन साक्ष्य, जो भी उस समय के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ से मानव के एक जगह लंबे समय तक रहने के साक्ष्य मिलने लगते हैं। हालांकि खाना बदोश जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक। और उपकरण जो थे, हमने देखा कि उपकरण इनके पॉलिश उपकरण थे। मतलब अगर धार खत्म हो जाए तो दोबारा से धार बनाई जा सकती है उन्हें घिस करके। तो पॉलिश उपकरणों के साक्ष्य भी स्थायी आवास की अवधारणा को मजबूत करते हैं। मतलब अब पॉलिश उपकरण हैं तो जानवरों का शिकार करना ज़्यादा आसान हो गया होगा, प्लस जानवरों से जो इनकी जान को खतरा होता होगा वो भी कम हो गया होगा। तो इसलिए ये लोग एक जगह रुककर इन्होंने जीना सीखना शुरू कर दिया। ठीक है। इस काल में बर्तन के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। देखो, सामान्यतः बर्तन बनाने की कला जो है वो नव पाषाण काल की ही है। मध्य पाषाण काल से तो वो अपना एक ही साक्ष्य मिला है, चौपानी मांडव से, जो प्राचीनतम बर्तन के साक्ष्य हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इसकी उपयोगिता खाद्यान्न एवं बीज के संग्रह के रूप में रही होगी। विद्वानों का मानना है कि जो बर्तन मिले हैं तो खाद्यान्न के लिए तो यूज़ होते होंगे, साथ में बर्तनों में भर के ये बीज रख देते होंगे अगली फसल के लिए या आने वाले टाइम के लिए। तो इनमें भी बर्तनों का महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बर्तनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नेक्स्ट है, नव पाषाण काल में पहिए का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब मानव के जीवन की जो सबसे बड़ी घटना हुई है उसमें से एक ये है पहिए का आविष्कार होना। तो पहिए के साक्ष्य कहाँ से? नव पाषाण काल से। और जनरली क्वेश्चन अगर आता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, पहिए की शुरुआत या खोज किस काल में हुई, तो अपना नव पाषाण काल हो जाएगा। इस ज्ञान ने, मतलब पहिए के आविष्कार के ज्ञान ने भी मानव के जीवन को सुगम बनाया होगा। ऑब्वियस सी बात है, आसान हुआ होगा जीवन इससे। इस काल में हाथ के बने हुए बर्तन के साथ साथ चाक से बने हुए बर्तन के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब अब मानव का जो मस्तिष्क है वो इतना विकसित हो चुका है कि वो बर्तन बना रहे हैं, और केवल हाथ से नहीं बना रहे, चाक से बना रहे हैं बर्तन। ठीक है। कपास के साक्ष्य मिले हैं। अब कपास के साक्ष्य मिलने से विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि अगर कपास उनके पास थी और कपास की खेती ये लोग करते थे, और तो कपड़ों का ज्ञान भी इन्हें होगा। ये मतलब ऐसा माना जाता है कि कपड़ों की जो खोज हुई है या कपड़े बनाए हैं वो नव पाषाण काल से ही इनकी शुरुआत हुई है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि मध्य पाषाण काल से कृषि और कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल तक ऐसा माना जाता है कपड़ों के कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक। कपड़ों की शुरुआत भी नव पाषाण काल से ही हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, समकालीन साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, चित्रकला इत्यादि की जानकारी मिलती है। उस दौर के या उस काल के लोगों का धार्मिक विश्वास किस प्रकार का रहा होगा, कहना मुश्किल है। तो देखो, पारिवारिक जीवन तो होगा, जब लोग खेती कर रहे हैं एक जगह स्थायी होकर रह रहे हैं तो अब उनके पास परिवार होगा, साथ में रहेंगे। अंतिम संस्कार की मिल रही है तो अंतिम संस्कार वो लोग करते होंगे, जो भी उनकी तरीका हो। वैसे अंतिम संस्कार में तो सामान्यतः शरीर को जलाया ही जाता है पूर्ण रूप से। और चित्रकला की जानकारी तो मिलती ही है,
क्योंकि हमने देखा है कि उच्च पुरापाषाण, हमने पढ़ा है कि उच्च पुरापाषाण काल से चित्रकला के साक्ष्य धीरे धीरे मिलने लग जाते हैं। तो नवपाषाण काल में तो चित्रकला काफ़ी बहुत हद तक हमें मिली है, ठीक है। और धार्मिक विश्वास तो देखो उस समय के लोग किस धर्म को मानते होंगे या प्रकृति पूजक होंगे, क्या है, ये विद्वानों ने इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये किस प्रकार का होगा, ये किसी ने कोई अनुमान लगाया नहीं है, कहना मुश्किल ही है, ठीक। अब नेक्स्ट है अपना नोट, जो ये आया है अपना, देखो झील के किनारे प्रथम कृषि वाला क्षेत्र लहुरा देव था, जो संत कबीर नगर यूपी में हमने पढ़ लिया, मेहरगढ़ के पास। यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन हो तो लहुरा देव सही होगा। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य के लिए है, वरना मेहरगढ़ चाहिए होगा। मतलब कहने की बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और ऑप्शन में मेहरगढ़ है और लहुरा देव नहीं है, तो आंसर मेहरगढ़ होगा। और अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हैं ऑप्शन में, तो हमारा आंसर लहुरा देव होगा, ठीक। अब लहुरा देव से हमें गोलाकार फर्श मिला है और स्तंभगत चूल्हे भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष झेलम की घाटी में स्थित बुर्जहोम और गुफ कराल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, कि कहाँ से मिले हैं। तो बुर्जहोम और गुफ कराल दोनों को ही ये गर्त निवासों के लिए जाना जाता है, ठीक है। और गर्त निवासों की खोज किसने की थी, हमने पढ़ लिया 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ये हम बुर्जहोम के टाइम पे पढ़ चुके हैं, ठीक। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। ये क्वेश्चन आया अपना यूपीपीसी 2010, 2007, 2004, 2008 और 2009। अब इसका कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की या कितना जरूरी ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर कृषि करने एवं मानव के स्थायी कच्चे घरों का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। मेहरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही पाषाण युगीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये 2003 और 2002 में यूपीपीसी में आया। मतलब मेहरगढ़ अकेला ऐसा शहर है, मेहरगढ़, जहाँ से पुरापाषाणकालीन प्लस मध्यपाषाणकालीन प्लस नवपाषाणकालीन प्लस सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता प्लस ताम्र, हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता, इन सब सभ्यताओं के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से तीनों सभ्यताओं या पाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल सभी समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। मानव, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया। इसका प्रमाण 7000 BC से मिलने लग गया। ये भी 1900 यूपीपीसी 1997 में आया। मतलब मानव द्वारा जो सर्वप्रयुक्त अनाज था वो जौ था, ठीक। और इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मेसोपोटामियाई सभ्यता से मिलते हैं, जो 7000 BC के आसपास के हैं, ठीक। अब हम देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल मैप पर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो उस समय का मानव था वो उनका रहने का जगह क्या थी। तो देखो पुरापाषाण काल समय अवधि हमें पता ही है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व थी, पुरापाषाण काल की थी। तो इस समय का मानव नदी तट आवास, मतलब नदी के तट के आसपास ही ये लोग रहते थे, ठीक है। और मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल में थोड़ा ये लोग आगे बढ़े तो ये शैलों में रहने लगे, शैलाश्रय, जैसे हमें भीमबेटका वगैरह मिलती हैं, तो वो इनका निवास स्थान हो गया। नवपाषाण काल की समय अवधि वही 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है औसत अवधि। और यहाँ से गर्त अधिवास इनका निवास स्थान हो गया। गर्त अधिवास के लिए मुख्यतः 2 शहर जाने जाते हैं जहाँ से इनकी खोज डी टेरा और पीटरसन ने की है। वो कौन से हैं, अपना बुर्जहोम और गुफ कराल कश्मीर में, ठीक है। और नेक्स्ट ताम्रपाषाण काल, जो ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, तो obvious सी बात है इस टाइम तो मकान बनाने की शुरुआत हो गई थी, तो कच्चे पक्के मकानों में ये लोग रहने लग गए थे, ठीक। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अपना मेहरगढ़ से मैप में देख लेते हैं। अगर मेहरगढ़ नहीं है, मेहरगढ़ है और लहुरा देव भी है तो लहुरा देव, और नहीं है तो फिर मेहरगढ़ अपना हो जाएगा, ठीक। और ये महदाह से हमें धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। नागार्जुनी कोंडा, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल संस्कृति का विकास यहाँ पे हुआ है। और ये संगन कल्लू है, तो संगन कल्लू अकेला ऐसा जगह है जहाँ से मिट्टी के बर्तन या मृदभांड नहीं मिले हैं नवपाषाणकालीन, ठीक है। और पायमपल्ली और टेरी, ये दोनों ऐसे स्थान है, ये क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ से कपड़े के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। पायमपल्ली तमिलनाडु में है उस टाइम के, मद्रास में। और बालू के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आ चुका है कि बालू के टीले को नवपाषाण काल में क्या कहा जाता था, तो टेरी कहा जाता, ठीक।
अब उसके बाद देखते हैं हम पाषाण युगीन चित्रकला। ठीक, तो चित्रकला में हम देखेंगे सामान्यतः कि चित्रकला का विषय क्या था, आधार क्या था। आधार भित्ति चित्र थे या लघु चित्र थे। तो नॉर्मली हम भित्ति चित्र कौन से होते हैं, लघु चित्र कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं। जो भित्ति चित्र होते हैं तो दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उनको भित्ति चित्र कहा जाता है, और लघु चित्र वो होते हैं जो कपड़े या भोजपत्र या ताम्रपत्र या कागज़ पर बनाए जाते हैं, वो हमारे लघु चित्र हो गए। ठीक है, अब इस समय ये जो चित्रकला थी उसका कालखंड क्या था, क्षेत्र क्या था, और किस रंगों से द्वारा ये चित्रकला बनाई गई थी, चित्रकला बनाने का उद्देश्य क्या था, और इसके संरक्षक कौन थे। तो संरक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, समय समय पर राजा जो हैं हमारे, जैसे हर्यक वंश हुआ है उस समय के राजा, फिर अशोक महान हुए हैं, फिर हर्षवर्धन और गुप्त वंश हुआ है। तो ये सभी राजा और सातवाहन थे। तो ये सभी राजा जो हैं इस संस्कृति या जो भी चित्रकला थी उसके संरक्षक तो हैं ही। ठीक, पाषाण काल में यानी उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल की समय अवधि वही 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की थी। तो यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की समय अवधि वही 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल की समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। चित्रों के साक्ष्य बहुतायत मिलते हैं। मतलब जो चित्र के साक्ष्य मिलने तो शुरू हो गए थे उच्चपुरा पाषाण काल से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं अपने मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के। ठीक है, अब इस युग से संबंधित चित्रों के साक्ष्य भीमबेटका में हमने पढ़ा था कि जो 700 शैलाश्रय मिले हैं, 700 शैलाश्रय में से 475 शैलाश्रयों में हमें शैल चित्र मिले हैं। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। और भीमबेटका से मिले हैं, लाख हजवार से मिले हैं, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी इत्यादि स्थलों से मिलते हैं। ठीक है, इन स्थलों की गुफाओं की दीवारों से चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात भित्ति चित्र की श्रेणी में आते हैं। मतलब हमने देख लिया ऊपर कि जो चित्र दीवारों पर बने होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है, और जो कपड़े भोजपत्र ताम्रपत्र पर बने होते हैं कागज़ पर उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं चित्रों का निर्माण प्राकृतिक पत्थरों या अनगढ़ पत्थरों पर किया गया है। मतलब जो प्रकृति ने पत्थर बना रखे थे उन्हीं पत्थरों का उन्होंने चित्र बना दिए। और चित्रण के लिए जो कलर यूज़ हुए थे वो प्राकृतिक कलर थे, लाल, हरा, काला, यही प्रकृति में कलर होते हैं। तो इन्हीं कलर का प्रयोग उन लोगों ने किया था। अब इनका विषय क्या था, तो सामान्यतः आदि मानव थे वो लोग, तो उनका जो मेन विषय जैसे शिकार था, तो शिकार से संबंधित कई चित्र मिलते हैं। जैसे आदि मानव के द्वारा पशु को घेर कर शिकार करना, उपकरणों को फेंक कर शिकार करना, शिकार के दौरान पशुओं का मानव पर हमले या आक्रमण का चित्र बनाना, मछली पकड़ने, चूहा पकड़ने के दृश्य आदि इन जगहों से या इस चित्रकला से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक नृत्य, अंतिम संस्कार, परिवार, आवासीय संरचना, छोटे छोटे पशु पक्षी इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं। इन चित्रों का निर्माण किन उद्देश्यों से किया गया होगा, ये कहना तो मुश्किल है। विद्वानों ने पर अनुमान लगाया जाता है, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि या तो इनकी कोई धार्मिक विशेषता होगी, या केवल मनोरंजन के लिए चित्र बनाते होंगे, या फिर इन्हें अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को कोई संदेश देना होगा या प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से चित्रों का निर्माण किया होगा इन लोगों ने। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, पाषाण काल। तो पाषाण काल में हमने देख लिया कि इसको 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और तीनों कालों में उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और उपकरण क्या क्या थे और उन लोगों का जीवन यापन कैसा था, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरे पाषाण काल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी SSC या PCS ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, वो होगा ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल की चर्चा करेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, छोटे लेक्चर में वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे फिर सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।